लेटेस्ट ज्योग्राफी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मैंने सीरीज़ चलाई हुई है, इसमें 4 क्वेश्चन में कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये बहुत बेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे, है ना। देखो मैं एक यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट की वीडियो बनाती हूँ, चाहे तो यहाँ पे हमारा 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो, चाहे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो, चाहे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो, लेकिन क्वेश्चन इतना बेस्ट है कि आप भी लाइफ में सोचेंगे कि हाँ, हमने वो चीज़ उनसे पढ़ी थी और वो चीज़ मैम ने इस तरीके से बताई थी कि वो सारे क्वेश्चन अच्छे से हमको कराए थे। ओके, तो लेटेस्ट यहाँ पे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे गेट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और जो नीचे चैनल आपको दिख रहा है एग्जामिनेशन हब, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, चलिए फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चंस की और यहाँ पे हमारा टुडे क्वेश्चंस है। और हाँ, ये वीडियो यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आईएएस इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट ये सेशन हमारा रहने वाला है। सुझाव दीजिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक यूज़ करना चाहिए। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर अजैव संसाधन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से जो ये क्वेश्चंस हमारे पुटअप होते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक यूज़ करना चाहिए। नवीकरणीय या फिर नवीकरणीय या फिर मानव निर्मित या फिर अजैव संसाधन। इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा वो होता है नवीकरणीय संसाधन, है ना। क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए फिर इसके बारे में हम खूब डिटेल से जानते हैं क्या है भाई ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। जितने भी चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, चारों को डिस्कशन करूँगी, बस बने रहिएगा। अगर जाओगे ना तो फिर देखना, छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। तो यहाँ पे सही करेक्ट आंसर यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन है ना। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक्चुअल में फ्रेंड्स, जो ये नवीकरणीय संसाधन है, इनमें पहले तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे नवीकरणीय संसाधन में। इसमें आपके ऑप्शंस आते हैं जैसे पवन हुआ, सौर हुआ, है ना, पनबिजली हुआ और ज्वारीय ऊर्जा, है ना, और भी अन्य यहाँ पे शामिल होते हैं। और ये ऊर्जा स्रोत स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया सौर ऊर्जा है ना, ये पुनः ही तो यहाँ पे क्रिएट होते हैं, है ना। इनको हमको करने की इनके कोई भी हमारी इनमें कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं होती है, खुद से अपने माध्यम से करते हैं। आप जानते हैं ना कि सुबह को मॉर्निंग में हमको सूर्य दिखाई देता है, वो खुद से ही तो अपनी एक्टिविटीज़ करता है। और पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि वे अपने गैर नवीकरणीय समकक्षों की तरह हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, जो क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं, बेस्ट होते हैं, है ना। वो कोई भी यहाँ पे हानिकारक जो ग्रीन हाउस गैस होती है ना, उनका उत्सर्जन नहीं करते, है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में जो कोयला है, प्राकृतिक गैस और तेल जैसे गैर नवीकरणीय संसाधन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले प्रदूषकों की महत्वपूर्ण ये मात्रा उत्पन्न करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ये सीमित और निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। अब हमने नवीकरणीय के बारे में तो बात की, अब गैर नवीकरणीय के बारे में बिल्कुल भी तुमको भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल है ना, ये भविष्य में फिनिश होने की इनकी संभावना है ना, फिनिश होने की, ठीक है। तो ये सीमित संसाधन है, तो ये इसलिए यहाँ पे हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन भाई ये तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है ना, इनको तो हम स्पेशल से देखेंगे। चलिए, एक्चुअल में आमतौर पर देखिए जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं इनसे ही बनाए जाते हैं। अच्छा, जो मानव यानी कि मानव, हम लोग मनुष्य जो कुछ चीज़ें बनाते हैं, है ना, वो हम प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति को यहाँ पे हम टारगेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग तो बनाते हैं, चाहे वे नवीकरणीय हो या फिर गैर नवीकरणीय, चाहे वो यहाँ पे न्यू हो या फिर गैर न्यू हो। हालांकि ये संसाधन हमारे जीवन में एक भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये जो संसाधन होते हैं हमारे लिए कितने यूज़ होते हैं। अब देखो जो यहाँ पे ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है ना, भूतापीय है, ये इस तरह की है यहाँ पे कि ये लॉन्ग टाइम तक चलती रहेगी नवीकरणीय। और जो मानव निर्मित संसाधन है, ये प्राकृतिक को, है ना, प्राकृतिक के साथ में छेड़छाड़ करके या फिर उनको ही एक टारगेट बना के हम उनको रेडी करते हैं। जैसे कि भाई उनको देख लो आप, हम चंदा मामा पे चले गए, है ना, तो एक हमने नेचुरल को, जो नेचुरल है उसको टारगेट बनाया, लेकिन उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृत्रिम जो यहाँ पे सारे फैक्ट्स लगे हुए वे हमारे खुद के हैं, है ना। तो ये एक जीवन चक्र पूरा ऐसे इस तरीके से चलता रहता है। चलिए, और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अजैविक संसाधन की। अजैविक संसाधन क्या होते हैं? एक्चुअल में जो जल और वायु, मिट्टी और जो खनिज जैसे जो भी निर्जीव संसाधन होते हैं ना, ये यहाँ पे अजैविक संसाधन होते हैं और ये जीवन और कई मानवीय गतिविधियों के लिए आवश्यक है। लेकिन अति प्रयोग या फिर दुरुपयोग से इन संसाधनों का क्षरण और हानि भी हो सकती है।
है ना। अगर हम इनका यूज़ अच्छे से नहीं करेंगे, इनका दुरुपयोग करेंगे, तो हमको इनकी हानि भी होगी, क्षरण भी होगा, है ना। जल हुआ, अगर हम जल को ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाला टाइम, है ना, तो आप देख सकते हैं कि भाई क्या होगा, है ना। वायु, बिल्कुल। मिट्टी, ये भी इस तरीके से, खनिज जैसे जो भी यहाँ पे ये है ना सारे संसाधन, इस तरीके से। अब जो नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें थोड़ा यहाँ पे जो है, इनसे हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लेते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र है ना, संयुक्त राष्ट्र यूके, उनका ये कहना था कि जो नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने से 2030 तक दुनिया को प्रतिवर्ष 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत हो सकती है। यानी कि 2030 तक का टारगेट जो यूके है इन्होंने दिया है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा में हमको निवेश होता है, उसमें से दुनिया को प्रतिवर्ष 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत हो जाती है। और इसके अकॉर्डिंग जो नवीकरणीय ऊर्जा है, ये स्रोत हमें एक ऐसा भविष्य प्रदान कर सकते हैं जहां हम विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक आबादी को खिलाने और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का प्रबंधन भी कर सकते हैं, है ना। तो देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था कि सुझाव दीजिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक यूज़ करना चाहिए। तो हमको जो नवीकरणीय संसाधन है उनका यूज़ करना चाहिए। मैंने अजैव संसाधन क्या होते हैं, मानव निर्मित क्या होते हैं, अनवीकरणीय क्या होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। मैंने बताया जो पवन, सौर और पनबिजली और ज्वारीय ऊर्जा है, ये तो आपकी नवीकरणीय संसाधनों में आती है। बस इतना ही यहाँ पे आप क्वेश्चन पुटअप करेगा, है ना। सेकेंड, जो कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल, ये गैर नवीकरणीय यानी कि अनवीकरणीय संसाधन के अकॉर्डिंग आती है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। मानव जो निर्मित संसाधन है ना, इसमें अब मानव निर्मित संसाधन जैसे कि मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया था, है ना। और यहाँ पे चाइना वालों को ले लो, तो स्पेशल है भाई, इस मामले में वो पीछे नहीं छोड़ते अपने हर एक टारगेट को। वो देख लो कैसे कैसे वो चांदी बना दिया उसने और कृत्रिम बारिश करा देता है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये सारा टारगेट है। अजैविक संसाधन क्या होते हैं, तो मैंने बताया जो जल है, वायु, मिट्टी, खनिज, और ये यहाँ पे, है ना, ये होते हैं आपका। फिर मैंने यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक का, जो यूके है ना, इन्होंने यहाँ पे 2030 तक का टारगेट दिया है कि दुनिया को प्रति 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत होती है। किससे? हमें जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है ना, इनसे हमें पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड में 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक की बचत होती है। ये 2030 तक का टारगेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का, और ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। आइए इसको हम देखते हैं। एक्चुअल में निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जलमार्ग, रेल मार्ग, वायुमार्ग या फिर सड़क मार्ग? तो यातायात का कौन सा साधन है जो कि अधिक दूरी में, है ना, भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? तो वो है यहाँ पे जलमार्ग। क्या है? जलमार्ग, ये ऑप्शन। रेल मार्ग में भाई, रेल मार्ग में ऐसे धक्का मुक्की, है ना, सामान को भी ऐसे रख दो, बहुत धक्का मुक्की होती है, तो इतना सेफ नहीं है, इतना बेस्ट नहीं है थोड़ा, और उसमें थोड़ा बहुत ही वो रहता है, डर भी रहता है, कन्फ्यूज़न सा भी बना रहता है, और ऐसे धक्का दो, धक्का एक दूसरे को ऐसे घुसो भाई, ठीक है, सब घुस बढ़ते हैं। फिर वायु मार्ग, है ना, एयरप्लेन वाले, तो इसमें भी आप ज़्यादा बड़ा सामान नहीं ले जा सकते, है ना, रेल मार्ग में भी। फिर है सड़क मार्ग, सड़क मार्ग पे भी आप देख सकते हैं कोई बहुत ही बड़ा सामान हुआ या फिर कुछ इस तरीके से हुआ, है ना, या फिर अधिक दूरी, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो इंक्लूड होती है वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे सस्ता है। तो देखो रेल मार्ग आप जाएंगे ना, रेल मार्ग में तो पहले टिकट कितने का बनवाइए बताओ, पैसे निकालिए जेब से, पॉकेट से दीजिए। वायु मार्ग, ये तो इससे भी ज़्यादा भाई, ये तो इनका तो इससे भी ऊपर टारगेट है। सड़क मार्ग, इनका भी बहुत है, ये आप देखते हैं ना, इधर उधर जाते होंगे आसपास के अपने सिटी में, गांव में, तो भाई कितना किराया देके जाते हैं, ठीक है, बताइए मेरे को। तो इस तरीके से जो सबसे सस्ता है वो है हमारा जलमार्ग, तो सही विकल्प हमारा जलमार्ग होगा। फिर हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, जो जलमार्ग परिवहन है ये सबसे सस्ता साधन है। क्यों? क्योंकि ये भारी सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है, और ये परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है। भारत के पास 14,500 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग है। तो भारत के पास में कितने किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय नौवहन जलमार्ग है? 14,1500, ये इतना याद रखना है। और सारे परिवहन में सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग परिवहन। और आप यहाँ पे
कोई भी भारी से भारी सामान ले जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। अब यहाँ पे हम रेल परिवहन के बारे में जान लेते हैं। रेल परिवहन, अच्छा बताइए पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेल की यात्रा किस किस ने की है और किसने नहीं की है मेरी की तरह। रेल परिवहन में पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ होता है, क्योंकि यह सड़क या फिर हवाई जैसे परिवहन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक कुशलता से लंबी दूरी तक बड़ी मात्रा में माल ले जा सकता है ना। है तो ये भी सही, है ना, है तो ये भी सही इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, क्योंकि अगर भाई हम जैसे जानते हैं ना कि किसकी गाड़ी की किसकी रेल जा रही है, वो माल गाड़ी जा रही है, माल रेल जा रही है ना, इसमें ऐसे जा रहा है। तो ये जो है इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग आपका ये परिवहन बेस्ट होता है, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं जैसा और कोई ले जा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है इसके अकॉर्डिंग। जहाँ है तो सारी बेस्ट, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता, है ना। अब ये जो आपका रेल मार्ग वाला है ना, ये तो बहुत महंगा है। पहले पॉकेट को गर्म करके रखिए और फिर सोचिए कि हाँ हमको ऐसे ऐसे वहाँ जाना है, ठीक है। चलो, जाने की मत सोचो, पहले पढ़ लो। इसके अलावा जहाँ जलमार्ग पहुँच योग्य नहीं है, उदाहरण के लिए भूमि से घिरे क्षेत्रों में रेल परिवहन फायदेमंद हो सकता है। ये करेक्ट आंसर है। जहाँ पे जलमार्ग नहीं पहुँच सकता, तो वहाँ जहाँ पे घिरे हुए क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ बेस्ट कौन होगा, रेल परिवहन होगा, क्योंकि उनको कहीं पे कर दीजिए, कहीं पे कहीं कहीं को निकाल दीजिए उनकी, है ना, वो वहीं को जाएगा, है ना, जहाँ पे भी उनकी वो होती है, बैठने होती है, जहाँ पे उनका पूरा वो होता है अपना। रेलगाड़ियाँ कोयला, इस्पात, कारों और कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं सहित विभिन्न प्रकार के माल का परिवहन करता है। जो ये रेलगाड़ियाँ होती है, रेलगाड़ी है ना, रेल जो होती है, इसमें कोयला, इस्पात, कार, कृषि उत्पादक, ये जैसे ये जो ऐसी वस्तुएं होती है ना विभिन्न प्रकार की, इन सब का वो परिवहन करता है, परिवहन करने में सक्षम होता है। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है, ये जो हमारा क्वेश्चन था कि यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। तो बात हुई थी सस्ता की। वैसे तो सारे ही बेस्ट है भाई, है ना, जिसके पास पैसा है वो जाइए वायुयान, बिल्कुल जो यहाँ पे अंबानी का बच्चा है वो जा सकता है वायुयान में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे टारगेट करेक्ट होगा, जलमार्ग। चलिए फिर हम इस सेशन का अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। ऊर्जा संसाधन पर निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चूज करना है। तो ऊर्जा संसाधन पर निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चूज कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। इस तरीके से ऊर्जा संसाधन पर निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे होगा कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है ना। आइए जानते हैं इसके बारे में। ओके, बाकी सारी जो बायोगैस होती है ग्रीन हाउस प्रभाव का रीज़न होते हैं। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है ना, इसके बारे में देखते हैं। ये गलत है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय, बिल्कुल मैंने बताया था सौर ऊर्जा नवीकरणीय, तो यहाँ पे हमारा स्रोत है ये, है ना। बाकी पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल पवन ऊर्जा भी आपकी प्रदूषण मुक्त होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप थर्ड देख सकते हैं। इस तरीके से करेक्ट आंसर हमारा ही होगा। आइए बहुत ही बेहतरीन की पॉइंट्स यहाँ पे हम जानते हैं, सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब बोला है यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, बल्कि ये जल विद्युत का एक रूप होता है ना। ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप होता है, जो कि ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को ऊर्जा के उपयोगी रूपों, मुख्य रूप से बिजली में परिवर्तित करती है। जो ज्वार होता है वो पृथ्वी के महासागरों पर लगने वाले चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण आते हैं। जो ज्वार होते हैं पृथ्वी के जो महासागर होते हैं, इन पर लगने वाले जो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण होता है ना, इनके बल के रीजन से आते हैं और ज्वारीय ऊर्जा को नवीकरणीय माना जाता है। बिल्कुल ये ऐसा यहाँ पे आपका जो है टारगेट है, जो कि फिनिश होने वाला नहीं है। ओके, ज्वारीय ऊर्जा इस तरीके से हमारा नवीकरणीय माना जाता है, इसमें ही आता है। फिर है यहाँ पे यह संपूर्ण नहीं है, बल्कि यह धारणीय है, क्योंकि ऊर्जा पृथ्वी के प्राकृतिक ज्वारीय चक्रों से निकाली जाती है, जिससे अरबों वर्षों तक बने रहने की उम्मीद है। अब यहाँ पे बताया गया है कि इनकी अरबों वर्षों तक बने रहने की उम्मीद है, ये भविष्य में भी काम आ सकती है, इस तरीके से, है ना। तो बेस्ट यहाँ पे सबसे मेन जो क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा किसका रूप है, जल विद्युत का। ज्वारीय ऊर्जा है ये कौन सा, यहाँ पे हमारा एक टारगेट है, ये है नवीकरणीय। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट फिर बनता है, फिर कुछ यहाँ पे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में भी जानते हैं।
एक्चुअल में सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बिल्कुल, ये भी एक नवीकरणीय, यानी कि जो सूर्य हमको ऊर्जा प्राप्त करता है ना। दिन में जो आपको यहाँ पे विटामिन डी मिलती है, धूप में बढ़िया बढ़िया आप अच्छे से बैठ के, है ना। अब धूप में जब धूप निकलेगी ना, अब सॉरी, जब इसमें सर्दी में धूप निकलेगी तो आप बैठेंगे यहाँ पे धूप में। सौर ऊर्जा एक्चुअल में एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा एक्चुअल में है क्या। तो ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि यह सूर्य पर डिपेंड है, जो भविष्य में अरबों वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। बिल्कुल इसकी संभावना है ना। तो ये हमारा नवीकरणीय एक यहाँ पे होगा। पवन ऊर्जा गैर प्रदूषणकारी है क्योंकि यह संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों का, वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन के बिना बिजली उत्पन्न करता है। जो ये पवन ऊर्जा होती है, जो बिजली उत्पन्न करते हैं, है ना, क्या ये प्रदूषण फैलाते हैं? आप अपने घर में जलाते हैं डेली वाइज कंटिन्यू? नहीं ना, बिल्कुल। तो ये गैर प्रदूषणकारी होते हैं और ये कोई भी ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, उनको यहाँ पे नहीं छोड़ते, उनका उत्सर्जन नहीं करते और हमको बिजली उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इनमें से निम्नलिखित में से युग्मों को आपको सुमेलित करना है। कृषि के 10 प्रकार है, इधर यहाँ पे क्षेत्र और प्रदेश है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इधर इधर बताना है। जो स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ होती है? वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होती है? गहन निर्वाह कृषि वो कहाँ होती है? चलवासी पशुचारण कृषि कहाँ पर होती है? तो ये यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आइए पहले तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो इस तरीके से, तो करेक्ट आंसर तो हमारा बी ऑप्शन होगा, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे नीचे ऐसे टारगेट किया हुआ है उनको, देखो यहाँ पे देखो बस, जो सही है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे फ़ोन को कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तुरंत और पढ़ लीजिएगा। देखो वहाँ पे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, आपको भी यहाँ पे बता देती हूँ। जो स्थानांतरित खेती होती है ये सघन वन वाले क्षेत्रों में होती है। कहाँ पे? जहाँ पे सघन वन होते हैं ना, है ना, वहाँ पे उन क्षेत्रों में होती है। फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि मैदान, ये कृषि शीतोष्ण घास के मैदान में होते हैं। जो वाणिज्यिक अनाज कृषि होते हैं कहाँ पे? शीतोष्ण घास के जो मैदान है यहाँ पे। फिर एक गहन निर्वाह कृषि है कहाँ पे? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में होते हैं। जो गहन निर्वाह कृषि है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। एक चलवासी पशुचारण है। जो चलवासी पशुचारण है ये अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे अपने फ़ोन को ऐसे कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सब जानते हैं करना, आपका यही काम है, आप करते रहते हैं। ओके, तो इस स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में, वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास में, गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले में, चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में। और हाँ, अब यहाँ पे हम थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले तो हम ये सारी ही जो कृषि यहाँ पे दी गई है ना, स्थानांतरण, वाणिज्य, नाश, गहन, आइए इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। मैं आपको बताती हूँ इस स्थानांतरण कृषि क्या होती है। जिसे काटकर और जलाकर कृषि के रूप में, है ना, जाना जाता है। जो स्थानांतरण कृषि होते हैं इसको हम पहले तो काटते हैं, काट कर फिर जला देते हैं और फिर कृषि के रूप में हम इसको जानते हैं। और घने जंगलों वाले क्षेत्रों में ये की जाती है। किसान पौधों और पेड़ों को काटकर फिर उन्हें जलाकर भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं। परिणामी राख मिट्टी को बहुमूल्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जो किसान होते हैं पहले पौधे जो होते हैं और पेड़ जो होते हैं इनको काटते हैं और फिर इन्हें जलाते हैं और फिर भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं। भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं। फिर जो ये यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे इन्होंने जलाए हैं काट कर, है ना, पेड़ों को काट कर, फिर जो इनकी यहाँ पे राख होती है ना, ये मिट्टी बनती है और ये बहुत ही बहुमूल्य पोषक तत्व होते हैं। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे। और ये जो स्थानांतरण कृषि है आपकी, ये इधर इस वाले क्षेत्र में, जो मिजोरम, मेघालय, जो झारखंड वाला क्षेत्र है, इस साइड में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जो कि हम पेड़ पौधों को काट कर, है ना, उनको जलाकर जब कृषि का एक टुकड़ा साफ करके कृषि करते हैं ना, वो होती है। अब शीतोष्ण घास के मैदान ये क्या होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदानों में जैसे उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान और यूरोप और एशिया के मैदान में वाणिज्यिक अनाज की खेती की, है ना, खेती आम है, ये यहाँ पे की जाती है। पहले तो ये पता होना चाहिए शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, है ना, यहाँ पे। इस प्रकार की खेती बिक्री के लिए गेहूं, मक्का, सोयाबीन जैसी फसलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन पर केंद्रित है। तो इन खेती में क्या होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा, गेहूं होता है, मक्का होता है ना। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना है। फिर गहन निर्वाह कृषि आमतौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है
और इस प्रकार की खेती की विशेषता भूमि की प्रति इकाई उच्च मात्रा में श्रम इनपुट है और उपज का उद्देश्य किसान के परिवार की ज़रूरतों का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा प्रदान करता है। तो ये जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे की जाती है ना, एक उच्च मात्रा में, जहाँ पे श्रम उच्च मात्रा में यानी कि बहुत ज़्यादा श्रमिक हमको मिल जाए, ये बेस्ट वाली खेती होती है। ओके। सहारा रेगिस्तान या फिर मध्य पूर्वी मैदान जैसे अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खाना बदोश पशुपालन प्राथमिक कृषि गतिविधि है। इसमें मौसमी दिनचर्या का पालन करते हुए पशुधन को एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक ले जाना शामिल है, क्योंकि जानवर प्राकृतिक वनस्पति का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो सहारा जो रेगिस्तान होते हैं कहाँ पे, पहले तो मध्य पूर्वी मैदान जो है ना, जो अर्धशुष्क क्षेत्र है ना, खाना बदोश पशुपालन प्राथमिक कृषि इस तरह की गतिविधि है। और इसमें इस मौसम में दिनचर्या का पालन करते हुए पशुधन को एक चारागाह से दूसरे चारागाह तक ले जाने में शामिल है ना, क्योंकि जानवर प्राकृतिक वनस्पति का उपभोग करते हैं। तो सारा रेगिस्तानी ये वाली खेती आपकी सकती है, करेक्ट हो। ठीक है, सो नेक्स्ट तो फिर हम यहाँ पे आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे इतने क्वेश्चंस रहते हैं आज, थोड़ा हमें आज हमारे थोड़ा डाउन है, फिर तो पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ तक के लिए आपको बेस्ट है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके लिए बेस्ट है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।